ये जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन नंबर पे पूछेगा? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। वन मोर थिंग, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? 12 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें ना दो चीज इंपॉर्टेंट होती है फाइनल अकाउंट में। एक तो जो क्वेश्चन में अपने को दिया होता है ट्रायल बैलेंस, ओके, एंड देन उसके बाद नीचे कुछ प्यारे प्यारे से एडजस्टमेंट होते हैं। तो दो पार्ट है बेसिकली, एक तो ट्रायल बैलेंस है और दूसरा क्या है? एडजस्टमेंट। तो ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग भी करते हो तो भी थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाता है, प्लस एडजस्टमेंट अगर तुम कर लेते हो तो पूरे पूरे मार्क्स आने के चांसेस है, प्लस बैलेंसिंग वगैरह ऑब्वियसली सब करना पड़ेगा। तो थोड़ा ना मैं बेसिक पहला क्लियर करना चाहता हूं ताकि पोस्टिंग भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, फाइनल अकाउंट को जरा साइड में रखना। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं अकाउंट्स करने में, इतना तो पता है ना? डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? एवरी डेबिट एज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विद एन इक्वल अमाउंट। ज्यादा इंग्लिश हो गया रहेगा तो सरल भाषा में हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अपन जर्नल से यही फॉलो करते हैं, बराबर ना? तो इस सिस्टम में जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है ना, तो सबसे पहले वो किधर रिकॉर्ड होता है? जर्नल में। एक जर्नल का सब्स्टिट्यूट ऑप्शन क्या है? सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न। अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट्स अ रिवीजन। खाली इतना याद रखना, अगर तुम्हारा बिजनेस छोटा है तो एक जर्नल में काम हो जाएगा, बट अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो एक जर्नल में काम नहीं होता, तो हम मल्टीपल जर्नल बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी। अब चाहे तुम जर्नल बनाओ चाहे सब्सिडरी बनाओ, दोनों से क्या बनता है? लेजर। और लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। पॉइंट समझा? देखो सिंपल है, जर्नल में आपने डेबिट क्रेडिट डिसाइड किया, फिर लेजर में क्या किया आपने? बहुत सारे सेपरेट सेपरेट अकाउंट बना लिए। अब वो सारे सारे जितने भी लेजर में अकाउंट है सबका कुछ ना कुछ क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा ना, तो वो सारा क्लोजिंग बैलेंस हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। बट द पॉइंट इज, आपने जर्नल किया, लेजर किया, आपने सब्सिडरी किया, बट अपना जो सब्जेक्ट है ना उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट अभी भी फुलफिल नहीं होता है। क्यों? बिकॉज अपने सब्जेक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे पता करना है कि भाई मैं अकाउंट्स क्यों कर रहा हूं, मेरे को जानना है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ क्या है, लॉस। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? दूसरा मेरे को और एक चीज क्या जानना है, मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। व्हेन आई एम सेइंग फाइनेंशियल पोजीशन, इसका मतलब क्या है? मेरे पास असेट कितना है, मेरे पास लाइबिलिटीज कितना है, मेरा कैपिटल कितना है, ये सब जानना। लेकिन अगर तुम देखोगे ना, कभी अगर 11 में तुमने ध्यान से कभी शायद पढ़ा हो, तो जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ या ट्रायल बैलेंस कुछ भी करो, उससे ना तो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चलता है और ना ही तुमको मतलब असेट लाइबिलिटी का पूरा डिटेल पता चलता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमको ट्रायल बैलेंस से क्या बनाना पड़ता है? फाइनल अकाउंट। इसीलिए तुमने ध्यान दिया होगा, अगर आई होप आप किसी ने नहीं भी कुछ पढ़ा हो, बट इतना तो पता होगा ना कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस होता है। ये यही रीजन है, क्योंकि जर्नल से सारे आइटम किधर आ गए? लेजर में। लेजर से सारे आइटम किधर आ गए? ट्रायल बैलेंस। तो अब जब तुमको फाइनल अकाउंट बनाना है तो तुम पूरा पंचायत थोड़ी ना देखोगे, तुम सीधा क्या देखोगे? भाई ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया हुआ है। पॉइंट समझा कि नहीं समझा? तो इसीलिए फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ट्रायल बैलेंस। पहले ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट की। तो फाइनल अकाउंट में मोटा मोटा पहले तो इतना याद कर लो कि 3 अकाउंट कंपलसरी है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, और एक बैलेंस शीट। एक्चुअली बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट। तुम देखोगे मैंने बैलेंस शीट के आगे अकाउंट वर्ड लिखा नहीं है, बाकी सबके आगे अकाउंट वर्ड लिखा है। पहले ये चीज समझा? अच्छा, कुछ कुछ कॉलेज वाला तुमको बोलेगा कि कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है, बट इट इज टोटली ऑप्शनल। कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। हम लोग कैपिटल डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। जो मेन है वो मैं तुमको बता के दे रहा हूं। क्या क्या बोला? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। चलो एक एक करके बात करेंगे। पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल। बच्चा पहले ना एक चीज दिमाग में बिठा लो, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है मालूम है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर से बोलना, डेबिट ऑल, क्रेडिट ऑल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेडिंग और पीएनएल ये दोनों अकाउंट के जो डेबिट साइड है इधर पे एक्सपेंस लॉस आएगा। क्या आएगा? और क्रेडिट में क्या आएगा? इनकम गेन। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन अब यहीं से ना धर्म संकट, बहुत सारे बच्चे तो यहीं गड़बड़ कर देते हैं कि सर आप क्या बोल रहे हो, ट्रेडिंग के डेबिट में भी एक्सपेंस आएगा, पीएनएल के डेबिट में भी एक्सपेंस आएगा, तो हमको कैसा समझेगा? तो उसके लिए मैंने एक चीज समझाया था कि ऊपर यानी कि ट्रेडिंग में क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस, और नीचे क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं समझता है ना, तो सिंपल एक सरल भाषा में ये स्टेटमेंट याद कर लो, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, क्या बोला था मैंने? फैक्ट्री एंड परचेज ऑफ गुड्स। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आया? जितना भी आपका फैक्ट्री का खर्चा है या गुड्स खरीदने के टाइम पे आपने जो भी खर्चा किया है वो सब आप ट्रेडिंग में दिखाओगे, और उसके अलावा मतलब अदर देन फैक्ट्री, अदर देन जो मैंने ऊपर एक्सपेंस बोला ना, फैक्ट्री का खर्चा और परचेज ऑफ गुड्स के खर्चे को छोड़ के जितना भी खर्चा है वो सब आप पीएनएल में दिखाओगे।
इसको और इजी करने के लिए ना, सपोज अपन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब हम लोग क्या, सपोज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमने क्या करा, एक फैक्ट्री डाल के रखा है, ऑफिस मैनेजमेंट के लिए ऑफिस रखा हुआ है और बेचने के लिए शोरूम रखा हुआ है। तो जो ऊपर फैक्ट्री है ना, उसका खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा, बाकी जो ऑफिस का खर्चा है, शोरूम का खर्चा है, सेल्स का खर्चा है, वो सब किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले बताओ ये बाइफरकेशन समझा? जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक चीज बताना। सपोज अगर मैं तुमको बोलूं फैक्ट्री का रेंट भरा, फैक्ट्री का खर्चा है ना, तो किधर आएगा, ट्रेडिंग में। ऑफिस और शोरूम का रेंट भरा, तो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, तो ऑफिस और शोरूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, तो पीएनएल। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने फैक्ट्री के वर्कर्स को वेजेस दिया, तो बोलो। ऑफिस और शोरूम के स्टाफ को मैंने सैलरी दिया, कमीशन दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप लॉजिक क्लियर है ये, ठीक है। अच्छा, अब इनकम की बात करेंगे। इनकम भी सेम, डायरेक्ट वाला ऊपर आएगा, इनडायरेक्ट वाला नीचे आएगा। और इनकम याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि डायरेक्ट में तुमको एक ही इनकम याद रखना है, दैट इज सेल। देखो, जो तुम गुड्स बेचते हो तुम्हारा मेन इनकम है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो बेसिकली सेल आएगा तो उसको ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखाना, अदर देन सेल कोई भी इनकम होता है उसको सब नीचे दिखा देने का। जैसे कि एग्जांपल मैं आगे दिखाऊंगा। अब यहां पे ना कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं, ये एक्सपेंसेस के एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? तो अब तुमको बताना है कि भाई ये ट्रेडिंग में जाएगा या फिर पीएनएल। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला आइटम है वेजेस। भाई वेजेस यूजुअली हम फैक्ट्री के वर्कर्स को देते हैं, तो इसके लिए हम उसको कहां डालेंगे, ट्रेडिंग में। फिर उसके बाद सैलरीज, भाई खर्चा है तो डेबिट में आएगा, तो डेबिट क्रेडिट का पहला टेंशन तो नहीं है ना, ठीक है, ओके। कैरेज इनवर्ड, भाई अभी देखो रिवीजन है, तो आई होप इतना तो तुमने पढ़ा होगा कि कैरेज इनवर्ड आएगा तो ट्रेडिंग में डालने का, और कैरेज आउटवर्ड आएगा तो पीएनएल। फिर से बोलो, कैरेज इनवर्ड आया तो, कैरेज आउटवर्ड आया तो। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ना इनवर्ड आउटवर्ड दोनों नहीं बोलेगा, सिर्फ कैरेज बोलेगा, सरनेम नहीं रहेगा। तो अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ कैरेज बोला, तो भी ट्रेडिंग में डालना, याद रहेगा। फिर से बोलना, इनवर्ड आया तो, आउटवर्ड आया तो, और सिर्फ कैरेज आया तो भी ट्रेडिंग। पहले बताओ ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? चलो, कैरेज के बाद फैक्ट्री का मैनेजर का सैलरी है, ट्रेडिंग में जाएगा। ऑफिस मैनेजर सैलरी, पीएनएल। सेल्स मैनेजर सैलरी, वेरी गुड। फिर उसके बाद फैक्ट्री का रेंट भरा, फिर ऑफिस का रेंट भरा, शोरूम का रेंट भरा। अच्छा, बैड डेट समझता है ना? कोई कस्टमर है जिससे हमको पैसा लेना है, वो भाग गया तो हमारा पैसा डूब गया, इट्स अ लॉस ना। इज इट रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स और फैक्ट्री? नो ना बच्चा, तो ये भी किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एडवर्टीजमेंट परचेज से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, नो, तो ये भी किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला मेरे को बताओ, ट्रेडिंग का डेबिट और पीएनएल का डेबिट क्लियर है क्या? अब इनकम की बात करते हैं। इनकम तो और आसान था ना, एग्जांपल ऑफ इनकम ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, सेल्स, ये अपना मेन इनकम है, तो ये किधर आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। उसको छोड़ के मैंने क्या बोला था, जितने भी इनकम होंगे, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, जो भी होगा उसको सब किधर डालने का। बोलो, कोई डाउट, शंका पंका, आशंका, निशंका, दुशंका, विशंका, कुछ भी है क्या? श्योर, ठीक है। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। पहला तो एक चीज याद रखना, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, तो इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इसमें लाइबिलिटी एंड असेट्स होता है। लेफ्ट साइड को क्या बोलने का, लाइबिलिटी साइड, एंड राइट साइड को असेट साइड। लाइबिलिटी तुम बुक में पढ़ोगे, बहुत सारे पंचायत मिलेंगे, तुम सिर्फ एक ही वर्ड याद रख लेना, एनीथिंग पेएबल। एक चीज याद रख लो, एनीथिंग पेएबल। देखो, लाइबिलिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, कर्जा। बेसिकली मतलब क्या होता है, कर्जा। मतलब सपोज आपने गुड्स उधार में खरीदा है, तो फ्यूचर में मनी पेएबल है। आपने बैंक से लोन उधार में लिया है, तो मनी पेएबल है। तो जहां पे भी ये पेएबल वर्ड आ गया ना, क्या वर्ड आ गया, पेएबल, समझ जाने का वो अपना लाइबिलिटी है। पहला बताओ, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है लाइबिलिटी का, ठीक है। असेट में दो चीजें याद रखना, एक तो आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी है, क्या बोला, आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी, मतलब समझता है ना, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर है ना, टाइपराइटर, एयर कंडीशनर, प्रोजेक्टर। पहला बताओ ये सारी चीजें क्लियर है? तो जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है वो आपका असेट है, प्लस कुछ भी रिसीवेबल है। अब रिसीवेबल का बेस्ट एग्जांपल डेटर है। डेटर का मतलब क्या होता है, द पर्सन फ्रॉम हूम मनी इज रिसीवेबल। तो डेटर वगैरह भी आया तो वो सब अपना क्या है, असेट। पहले मेरे को बताओ ये लाइबिलिटी असेट क्लियर है क्या? चलो अब इसके भी एग्जांपल देखते हैं। टेल मी, मशीनरी कहां जाएगा, असेट। बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसीवेबल, उसके बाद बैंक लोन, क्रेडिटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। देखो पैसा मेरा ही है ना, चाहे मेरे पास है बैंक में, जब चाहूं तब निकाल सकता हूं, मनी रिसीवेबल, तो ये भी क्या हो गया, असेट। बट बैंक ओवरड्राफ्ट रहा तो समझते हैं ना, निगेटिव बैलेंस चल रहा है। फिर उसके बाद लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर ए, लोन टेकन है बेटा,
तो हमने लोन लिया है तो फ्यूचर में पैसा वापस देना है, मनी पेएबल है, तो वो अपना कर्जा है, लाइबिलिटी है, समझा। बट अगर यही मैं बोलूं लोन गिवन टू मिस्टर बी, अब यहाँ पे लोन दिया है तो फ्यूचर में मनी क्या है, इसके लिए वो किधर आएगा, असेट। पहले बताओ ये सारा असेट लाइबिलिटी का मामला क्लियर है, इसमें कोई डाउट, शंका पंका आशंका निशंका दुशंका विशंका कुछ भी है क्या, पक्का श्योर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी सुनो, फाइनल अकाउंट में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में तुमको बोला कि दो पार्ट होता है, एक क्या होता है ना बाबा, क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन का बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में क्या होता है। अब देखो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो सारे आइटम क्या होते हैं, रिकॉर्डेड आइटम होते हैं। क्या होते हैं, तुमको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, पहले जर्नल में एंट्री आती है, जर्नल से लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस में, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी दिख रहा है वो अनरिकॉर्डेड है कि रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड है, ठीक है। बट कुछ एडजस्टमेंट कभी कभी ना अकाउंटेंट लिखना भूल जाता है। अभी एग्जांपल के तौर पे हमने 31 मार्च को रात को 8 बजे कुछ गुड्स खरीदा, बट अकाउंटेंट प्रेशर में था, वो लिखना भूल गया, तो मेरे को बताओ ये रिकॉर्डेड परचेज है क्या अनरिकॉर्डेड परचेज। तो ऐसे जितने भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन रहेंगे ना वो तुमको दिखाई देंगे एडजस्टमेंट में। कहां दिखाई देंगे, तो एडजस्टमेंट में एक तो क्या आएगा अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, दूसरा आएगा रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। मतलब अकाउंटेंट कभी कभी ना गलती कर देता है। से फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदा, तो अगर आप मशीन खरीदोगे तो मशीन अकाउंट में डालना चाहिए ना, उसने गुड्स के परचेज में दिखा दिया, तो उसने रिकॉर्ड किया बट सही रिकॉर्ड किया गलत रिकॉर्ड किया। मशीनरी खरीदा, फर्नीचर में दिखा दिया, सही है कि गलत है, पॉइंट समझा क्या नहीं समझा। तो ये जो रॉन्गली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन होंगे वो भी तुमको कहां दिखाई देंगे, एडजस्टमेंट में। फिर से बोल रहा हूं, एडजस्टमेंट में क्या दिखाई देगा, अनरिकॉर्डेड एंड रॉन्गली रिकॉर्डेड। अब देखो कॉमन सेंस जरा सा यूज करो, अगर आप एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हो और आप कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने को जा रहे हो, तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलते हैं, हर चीज का एक इफेक्ट या दो इफेक्ट, भाई डेबिट क्रेडिट इक्वल करते हैं ना, हाँ के ना। तो याद रखना एडजस्टमेंट का मिनिमम कितना इफेक्ट होता है, दो, और ट्रायल बैलेंस के आइटम का ओनली, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसका सिर्फ पोस्टिंग करना है। तो फिर से बोलना है, ट्रायल बैलेंस के आइटम का, ट्रायल बैलेंस के आइटम का वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट का, ट्रायल बैलेंस का, एडजस्टमेंट का, ट्रायल बैलेंस का। पहला बताओ ये सारी चीजें क्लियर है कि ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, फाइनल अकाउंट में इतना चीज पहले दिमाग में बैठा। इसमें कोई डाउट, शंका पंका आशंका निशंका दुशंका कुछ भी है क्या, ठीक है। अब देखो ट्रायल बैलेंस के बारे में जो मैंने तुमको लास्ट वो बोलो मैं पोस्टिंग समझाया, उससे तुम्हारा ट्रायल बैलेंस सॉल्व हो जाएगा। मतलब अब तुमको एक्चुअल में दिमाग किधर लगाना है। ज्यादातर बच्चे एडजस्टमेंट में फंसते हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में पहले मैं कुछ एडजस्टमेंट मैंने लिखे, बहुत कुछ है, लेकिन इसमें से मैं कुछ एडजस्टमेंट पहले डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। कौन सा, मार्च 2024 तो हो ही नहीं सकता, 3 का ही सॉल्व करेंगे, बराबर ना। तो देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट तुम्हारे सामने तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एकदम वर्ल्ड फेमस, मतलब 99% चांसेस है ये एडजस्टमेंट एग्जाम में आएगा। 1% हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट होना चाहिए, कभी तुम्हारा नसीब खराब रहा, बड़े बुजुर्ग की तुमने बदुआ दुआ ली है, तो ये एडजस्टमेंट नहीं भी आ सकता है। बट यूजुअली अगर तुम पेपर्स उठा के देखोगे तो ये एडजस्टमेंट आता है, और ज्यादातर तुमने सम्स भी अगर सॉल्व किए देखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक होता ही है, ठीक है। तो भाई सिंपल सा पॉइंट है, इसके दो इफेक्ट आपके दिमाग में एकदम, देखो ये सब कैसे एडजस्टमेंट है ना, इसके लिए तुमको सोचना ना पड़ना चाहिए। मतलब तुम मालूम पड़ा बैठ के सोच रहे हो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट किधर आएगा, तो तुम 3 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते। मतलब ये सब एडजस्टमेंट ऐसे है, मतलब दिखा और पट से लिखना चालू होना चाहिए, इतना जबरदस्त तुम्हारी किडनियों में फिट होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहले तो बताओ बेसिकली मतलब क्या होता है। ईयर के एंड में हमारे पास जो गुड्स बच जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सा लॉजिक है, हाँ के ना। तो भाई पहला तो एक चीज समझ लो, क्लोजिंग स्टॉक मतलब गुड्स बच गया ना, तो एक शॉर्टकट याद रख लेना कि गुड्स रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं ना, उनका पहला इफेक्ट हमेशा ट्रेडिंग में डालने का। क्या डालने का, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा अब इतना तो तुमने याद किया ही होगा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, टीसी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारे पास स्टॉक बचा हुआ है, जब तक वो बिकता नहीं तब तक तो वो तुम्हारा प्रॉपर्टी है ना, तो अपना प्रॉपर्टी है, मतलब अपने लिए वो क्या है। तो इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड पे। बोलो कोई डाउट है इसमें। दूसरा एक और वर्ल्ड फेमस एडजस्टमेंट है, दैट इज व्हाट, डेप्रिसिएशन। ये भी सबको आना ही चाहिए। हाँ, डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम
अच्छा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया लेस फ्रॉम असेट, बट याद रखना जब तुमको डेप्री बोलता है ना तो पर्टिकुलर असेट में से माइनस करना है। मतलब क्या, अगर डेप्री मशीन पे बोला तो मशीन में से ये नहीं कि सारे असेट में से माइनस करना है। ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? डेप्री अगर फर्नीचर पे बोला, फर्नीचर में से माइनस करना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो हर चीज को रट्टा मारने का भी जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे ना, ये इफेक्ट याद रखना बहुत आसान है। मेरे को बताओ, जब डेप्री चार्ज करोगे तो एसेट का वैल्यू बढ़ा है कि कम हुआ है? तो एसेट का वैल्यू अगर कम हो गया तो ये तो फर्म के लिए प्रॉफिट है ना। क्या हुआ? तो जो भी लॉस होता है उसको कहां दिखाने का? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बोलो, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट, ये 4 एडजस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, और एक दो अच्छे से याद करोगे ना, बाकी का अपने आप याद हो जाएगा ये। ठीक है, सुनो, सबसे पहला क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? सपोज आई एम वेरी बिग बिजनेसमैन, ठीक है, तुम सब लोग मेरा बाकड़ा तिकड़ा एम्प्लॉइज लोग है। सपोज तुम्हारा सैलरी महीने का 1 लाख रुपया है। हाँ, सबका मिला के, ऑब्वियस सी बात है, क्या गरीबों को इतना से ज्यादा थोड़ी ना दूंगा। तो 1 लाख रुपया तुम्हारा सैलरी है, तो मुझे बताओ मुझे साल भर में कितना पे करना चाहिए? ऑब्वियसली 12 लाख। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन मैंने 1 महीने का सैलरी नहीं पे किया, मैंने सिर्फ 11 लाख पे किया है। तो 1 महीना यानी कि जो 1 लाख रुपया पे करना बाकी है, उसी को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। पॉइंट समझा? तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या निकल के आया? करंट ईयर का खर्चा है, मैंने काम करवा लिया इस साल, बट अभी तक मैंने पेमेंट, फिर से बोलना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा कौन से ईयर का है? करंट ईयर का खर्चा है, बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर करंट ईयर का खर्चा है, भले ही मैंने पे नहीं किया है, बट मुझे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज खर्चा तो इसी साल का है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उसको एक्सपेंस में, तो पहला इफेक्ट हो गया ऐड टू एक्सपेंस, अगेन ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस। हाँ, मतलब वेजेस आउटस्टैंडिंग बोला तो किसमें ऐड होगा? कमीशन आउटस्टैंडिंग बोला तो सैलरी, आउटस्टैंडिंग बोला तो सैलरी। जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में जाके ऐड करना है। जब मैं सम करूंगा तुमको और क्लैरिटी आएगा, बट मोटा मोटा ये लॉजिक समझा कि खर्चे में क्या कर देंगे? ऐड। अब जरा सुनो ना, तुमने खर्चे में ऐड करके रिकॉर्ड तो कर दिया, बट एक मिनट, पैसा अभी तक दिया है क्या? पैसा तो देना बाकी है, मतलब मनी पेड है कि पेएबल है? एनीथिंग पेएबल इज अ, तो सेकंड इफेक्ट बीएल मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो पहला मेरे को बताओ, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझा? अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझा तो आउटस्टैंडिंग इनकम भी बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। मेरे को बताओ, सेम एक्सपेंस का उल्टा कर दो ना, हमने काम किया किसी के लिए, बट उसने अभी तक हमको पैसा नहीं दिया, तो मतलब ये मेरा क्या हो गया? करंट ईयर का इनकम है, बट अभी तक मुझे मिला, भले ही मिला नहीं है, बट मैंने काम इस साल किया, मतलब इनकम तो इसी साल का है ना। तो मैं क्या करूंगा? इनकम में, अब सुनो ना, मैंने इनकम में तो रिकॉर्ड कर दिया ऐड करके, बट पैसा अभी तक मिला है क्या? तो मनी रिसीव्ड है कि रिसीवेबल है? एनीथिंग रिसीवेबल इज, तो तुम शॉर्टकट में क्या दिमाग में बिठा लो मालूम है? आउटस्टैंडिंग दिखा तो ऐड करने का। क्या बोला? आउटस्टैंडिंग दिखा तो एक्सपेंस रहेगा तो एक्सपेंस में ऐड, इनकम रहेगा तो इनकम में ऐड। पहला बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? खाली दिमाग किधर लगाने का? सेकंड इफेक्ट में। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो, और आउटस्टैंडिंग इनकम है तो एसेट। पहला मेरे को बताओ, ये दो एडजस्टमेंट क्लियर है आउटस्टैंडिंग वाला? कोई डाउट है इसमें? ओके, अब प्रीपेड की बात करते हैं। बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इसका वर्ड से ही तुमको समझ में आना चाहिए कि हमने एडवांस में पैसा दिया है। मतलब से फॉर एग्जांपल, हमने सारे एम्प्लॉइज को इस साल का पूरा सैलरी दे दिया, बट एक एम्प्लॉय मेरे पास आया, बोलने लगा सर मेरा पहला शादी है तो मेरे को थोड़ा एडवांस चाहिए। तो मैंने क्या करा, इस साल का ऑलरेडी मैं पेमेंट कर चुका हूं, पर मैंने उसको क्या करा, अगले साल का भी 2-3 महीने का सैलरी एडवांस में दे दिया, और मेरे अकाउंटेंट में उसको सैलरी बोल के रिकॉर्ड कर दिया। तो मेरे को एक चीज बताओ, वो जो 2-3 महीने का, से फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 रुपया एक्स्ट्रा पे किया है, वो करंट ईयर का खर्चा है कि नेक्स्ट ईयर का खर्चा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, बट मैंने अभी पे कर दिया, तो उसको प्रीपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब पे करना था अगले साल, बट इसी साल पे कर दिया। प्रीपेड, काम होने से पहले पे कर दिया, एडवांस में। पहला बताओ मतलब समझा क्या? अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये मेरा करंट ईयर का खर्चा है? ऑब्वियसली नहीं है, बट अकाउंटेंट ने तो रिकॉर्ड कर दिया कि भाई सैलरी में वो 20-30 हजार रुपया भी ऐड कर दिया। तो मेरे को बताओ, अगर ये मेरा करंट ईयर का खर्चा नहीं है तो मैं इसको एक्सपेंस में ऐड करूंगा कि लेस करूंगा? तो लेस फ्रॉम, तो दिमाग में बिठा लो, आउटस्टैंडिंग दिखा तो ऐड, प्रीपेड दिखा तो माइनस। फिर से बोलो, आउटस्टैंडिंग दिखा तो, प्रीपेड दिखा तो। पहला ये समझा। अब जरा सेकंड इफेक्ट में शॉर्टकट दिमाग लगाओ थोड़ा सा। भाई आपने किसी को एडवांस में पैसा दिया, तो फ्यूचर में उसको छोड़ दोगे क्या? उससे बेनिफिट तो लोगे ना। तो समथिंग इज रिसीवेबल, बेनिफिट इज रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज, तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स। पहला बताओ, यहां तक का कोई डाउट है? उसके बाद होता है प्री रिसीव्ड, मतलब हमने काम नहीं किया, हम अगले साल काम करने वाले, बट हमने इसी साल पैसा ले लिया। तो ये क्या, ये मेरा करंट ईयर का इनकम है?
तो मैं इसको इनकम में से ऐड करूंगा या लेस करूंगा? अगेन पर्टिकुलर इनकम, जो इनकम रहेगा उसमें से माइनस करेंगे। पहला बताओ ये चीज क्लियर है? अच्छा सुनो, यहाँ पे मैंने एडवांस में पैसा दिया है क्या एडवांस में पैसा लिया है? लिया है। तो फ्यूचर में बेनिफिट क्या है? रिसीवेबल है कि पेएबल है? एनीथिंग पेएबल इज अ, कोई डाउट, शंका पंका आशंका अनुशंका भूशंका कुछ भी है क्या? श्योर, कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? ओके, नेक्स्ट न्यू बैड डेट्स। ये दोनों एडजस्टमेंट मैंने साथ में इसके लिए लिखा है बिकॉज सॉल्व करने के टाइम पे भी हम इसको साथ में सॉल्व करते हैं और इसका इफेक्ट भी सेम ही है। तो अभी यहाँ पे शॉर्ट में देख लेना, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना सब में, तब तुमको और इसका डिटेल बता दूंगा, वापस से पूरा रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी, बेसिकली न्यू वर्ड दिख रहा है ना, समझ जाना ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। किधर दिया रहेगा? एडजस्टमेंट में। तो मेरे को एक चीज बताओ, एडजस्टमेंट में तुमको दिखा न्यू बैड डेट, मतलब बैड डेट्स का मतलब क्या? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कोई कस्टमर है जिससे मुझे पैसा लेना है, बेसिकली उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डेटर। तो कोई डेटर है, मुझे उससे पैसा लेना था बट वो भाग गया, या वो कोई भी रीजन हो, वो मतलब कंगाल हो गया, जो भी है, आज के बाद उससे तुमको पैसा मिलने वाला, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। तो मेरे को बताओ, अगर मेरा पैसा डूब गया तो मेरा जो डेटर्स है वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? तो इफेक्ट नंबर 1 क्या करेंगे? लेस फ्रॉम, दोनों न्यू बैड डेट्स को भी डेटर से माइनस कर देना और न्यू आरडीडी को भी डेटर से माइनस कर देना। अब रिवीजन करवा रहा हूं इसके लिए मैं अभी बता देता हूं, सीक्वेंस बराबर फॉलो करना। कोई कोई बोलता, मतलब क्या करते बच्चे लोग, न्यू आरडीडी पहले चार्ज करते फिर न्यू बैड डेट्स। कभी भी ऐसा गलती मत करना। पहले क्या माइनस करने का? न्यू बैड डेट, फिर क्या माइनस करने का? न्यू आरडीडी। इज इट क्लियर? ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट, अब मेरे को बताओ, तुम्हारा पैसा डूब गया तो इट्स अ प्रॉफिट के लॉस? लॉस हुआ तो किधर दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस के। और यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो मैं सम में तुमको वापस से एक बार रिवाइज करवा दूंगा। पहला मुझे बताओ, ये 7 एडजस्टमेंट क्लियर है क्या? देखो, अब जिनका पढ़ाई अच्छे से हुआ है वो तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बट जो मासूम बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं किया है ना, और उनसे ज्यादा पढ़ाई अभी नहीं हो सकती, ऐसा अगर तुमको लगता है, तो ये 7 एडजस्टमेंट कम से कम अपनी किडनी में एकदम अच्छे से फिट कर लेना। क्योंकि ये 7 एडजस्टमेंट में से कम 3 से 4 एडजस्टमेंट आने का चांसेस है। एग्जाम में 6 एडजस्टमेंट के आसपास पूछता है, ठीक है। अब अगर उसमें से 3-4 एडजस्टमेंट भी कर लेते हो, पोस्टिंग कर लेते हो, तो काफी अच्छा मार्क्स मिल सकता है 12 में से। पॉइंट समझा? अगर तुम सारे एडजस्टमेंट नहीं भी याद कर सकते हो तो। बट ऑब्वियसली जिन्होंने फुल मार्क्स का प्लानिंग किया उनके लिए ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली तुमको सारे एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, पहले बताओ ये 7 एडजस्टमेंट्स क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अब बाकी के एडजस्टमेंट है ना, मैं क्या करूंगा, थोड़े टाइम के बाद पहले एक सम का प्रैक्टिस करते हैं एंड देन उसके बाद बाकी के एडजस्टमेंट धीरे धीरे वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सम मैंने पहले ही बोला, कौन सा मैं सम सॉल्व करने वाला हूं? ये फॉर्मेट सबको पता है ना? कोई ऐसा मासूम बच्चा जिसको फॉर्मेट अभी तक नहीं पता है? पता है ना? ओके। ए अभी सुनो, कुछ चीजें मैं गाइड कर देता हूं ताकि तुम एग्जाम में ये सब चीज का गलती ना नहीं करो। ध्यान से सुनना। ये सबसे पहले ना देखो, टकले पे तुमको क्या लिखना पड़ेगा? इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, अब इन द बुक्स ऑफ में क्या लिखना है वो सुनो। अगर फर्म का नाम दिया है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर फर्म का, तो फर्म का नाम लिख देना। ठीक है, अभी से फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर है, राम और श्याम, लेकिन उनका फर्म का नाम घनश्याम है। अरे एग्जांपल ले रहा हूं, सुनो ना। तो तुम इन द बुक्स ऑफ क्या लिखोगे? पार्टनर का नाम लिखोगे या फर्म का नाम लिखोगे? फर्म का नाम। पॉइंट समझा ना? लेकिन अगर फर्म का नाम मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है, तो तुमको क्या लिखना है? इन द बुक्स ऑफ पार्टनर का नाम लिख देना है। फाइनल अकाउंट में तुम पार्टनर का नाम लिख दोगे। पहला बताओ, ये फर्स्ट पॉइंट समझा? क्योंकि मैं हर सम में तुमको ये नहीं, वो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में लिखा जाता है, इसमें क्या लिखने का? इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स का नाम। पहले ये चीज क्लियर है? क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं तुमको एक ही बार में क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग और पीएनएल में जब तुम अकाउंट बनाते हो तो डेबिट क्रेडिट साइड में लिखने का भूलने का नहीं है, समझा ना? और एक चीज याद रखना, हेडिंग प्रॉपर देना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर तुम साथ में बना रहे हो ना बच्चा, तो तुम्हारा पहला क्या होगा, एक अप्रोक्सीमेटली 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा लेना, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, उसके नीचे क्या रहेगा? पीएनएल, और उसके बाद क्या रहेगा? बैलेंस शीट।
बट मैं तुमको एक चीज एडवाइस करूंगा, बोर्ड एग्जाम में ना ये रिस्क मत लेना, क्योंकि क्या होता है मालूम है, कभी कभी तुम्हारा जजमेंट गलत हो जाता है और तुमको है ना जगह में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो दैट्स फाइन, बट एग्जाम में क्या करना मालूम है, एक पेज पे ट्रेडिंग ले लेना, एक पेज पे पीएनएल और तीसरे पेज पे बैलेंस शीट। तो उसमें क्या होगा, जगह का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत हो गया जबरदस्ती प्रेजेंटेशन पे तुम घुसा घुसा के कुछ भी लिखोगे, तो इट इज बेटर आप 3 पेज यूज कर लो। आप क्या करना मालूम है, हेडिंग पूरा एक बार पूरा साथ में देना, फिर जब दूसरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे ना, तो ब्रैकेट में सिर्फ लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरे पेज पे तुम्हारा क्या रहेगा, बैलेंस शीट। पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर है? लेकिन एग्जाम से पहले पहले वैसे सॉल्व करने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए 3 पेज पे। ठीक है, अब चलो, हाँ यस, उसमें से पीएनएल ब्रैकेट में लिख देने का, क्योंकि देखो एक्चुअल में जो ट्रेडिंग पीएनएल है वो एक ही अकाउंट है, खाली अपन क्या करते हैं उसको ऊपर नीचे करके दिखाते हैं ट्रेडिंग का आइटम पीएनएल। बट अगर अलग अलग बना रहे हो तो भी हेडिंग आप साथ में दे दो और बाद में पीएनएल करके अलग से हेडिंग दे देना। ठीक है, अच्छा अब सुनो क्वेश्चन में पहले हम, अच्छा मैंने एक और चीज समझना, अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम दिखाया है, द रीजन इज मेरे पास जगह बहुत लिमिटेड है और मुझे चीजें एक्सप्लेन करनी है। आप एग्जाम में क्या करोगे, अमाउंट के 2 कॉलम, अच्छा वो इनर कॉलम कब यूज करते हैं वो पता है ना सबको, अगर किसी आइटम में मुझे कुछ प्लस माइनस करना है तो मैं इनर कॉलम यूज करूंगा, अदरवाइज आई विल यूज द आउटर कॉलम डायरेक्टली। ओके, तो भाई जुलाई का पेपर है ये, ध्यान से देखो, ये भी बोर्ड एग्जाम का पेपर और काफी आसान है ये, सबका ध्यान अभी इधर पे। सीमा एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, जो भी रहेगा जो बांटना रहेगा वो इक्वली बटेगा। From the following trial balance and additional information, prepare trading account, profit and loss account for the year ended March 2022 and balance sheet as on that date। तो बेसिकली अपने को ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पूछा है। ठीक है, तो पहले ट्रायल बैलेंस का मार्किंग करते हैं। स्टॉक, और ब्रैकेट में क्लियर बोला है 1 अप्रैल, मतलब ये क्लोजिंग है कि ओपनिंग स्टॉक है? तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। कोई डाउट है इसमें? ओके, वेजेस एंड सैलरी, अभी एक मिनट सब लोग सुनो पहले, घाई मत करो। देखो यूजुअली क्या होता है, वेजेस आएगा तो ट्रेडिंग में, सैलरी आएगा तो पीएनएल में, बट यहाँ पे दोनों साथ में दिया है, तो जो पहला वर्ड रहेगा ना उसको इज्जत देने का। तो मुझे बताओ, वेजेस पहले है ना तो कहां दिखाने का, ट्रेडिंग में। ये अगर सैलरी पहले होता तो, पॉइंट समझ गया? ठीक है, चलो डेटर्स, डेटर मतलब मनी क्या है, रिसीवेबल है, तो किधर दिखाओगे, असेट। अच्छा एक और चीज, एक शॉर्टकट दिमाग में बिठा लो, ये डेबिट में जितना भी आइटम होता है ना, या तो ये एक्सपेंस होता है या तो ये असेट होता है। क्या बोला, फिर से बोलना, डेबिट में जो भी आइटम होता है वो आइदर इट इज एक्सपेंस और असेट, क्रेडिट में जो भी आइटम होगा आइदर इनकम और लाइबिलिटी। ठीक है, इससे थोड़ा सा गलती करने से बच जाओगे। फिर उसके बाद बैड डेट्स, बोलो किधर दिखाओगे, पीएनएल डेबिट। अच्छा और एक चीज याद रखना, सुनो, ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स होता है ना उसको हम प्यार से ओल्ड बैड डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड बैड डेट, और ओल्ड वाला बैड डेट्स डायरेक्ट पीएनएल में जाता है। देन उसके बाद परचेजेस, मोटर कार, भाई मोटर कार मतलब प्रॉपर्टी है ना, तो असेट। सेल्स रिटर्न, इसको आप सेल्स में से माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, पीएनएल, मैं शॉर्ट में पी और डी लिख रहा हूं, मतलब पीएनएल के डेबिट साइड। अच्छा इसके ब्रैकेट में कुछ तो बोला है, मजाक है, बाद में देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट, ऑडिट फीस, देखो ऑडिट फीस समझते हैं ना, जो अकाउंट्स लिखता है अकाउंटेंट, ठीक है, तो उसका वेरिफिकेशन भी तो करना होता है ना। अब वेरिफिकेशन खुद तो अकाउंटेंट करेगा नहीं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग करके देते हैं, तो वो फ्री में करके देगा क्या, वो फीस लेता है। दैट फीस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑडिट फीस। वो जो ऑडिट होता है उसको बोलते हैं चेकिंग एंड वेरिफिकेशन। क्या बोलने का उसको, उसके लिए जो फीस पे करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट फीस। तो ये कहीं से भी फैक्ट्री से रिलेटेड है क्या, या परचेज ऑफ गुड से रिलेटेड है क्या, नहीं, तो ये किधर आएगा, पीएनएल में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पीएनएल डेबिट। चलो इधर आ जाओ, कैपिटल, कैपिटल देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, कैपिटल आप चाहो अलग से अकाउंट भी बना सकते हो, हम इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शो कर देंगे। डायरेक्टली किधर शो करेंगे, अपने को कैपिटल अकाउंट बनाने का ऐसा कंपलसरी नहीं है, तुमको अगर इच्छा रहेगा बनाना है बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा क्रेडिटर्स, सेल्स, मैंने बताया था सेल अपना मेन इनकम होता है जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। परचेज रिटर्न, लेस फ्रॉम, परचेज में से माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट, अच्छा आप सुनो, अब ये जो इंटरेस्ट है ये एक्सपेंस है क्या इनकम है? मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, डेबिट में आता है तो एक्सपेंस होता है और क्रेडिट में आता है तो इनकम, तो ये अपने लिए इनकम है, तो ये किधर आएगा, पीएनएल के, क्योंकि सेल को छोड़ के सब इनकम पीएनएल में आता है। पहले मेरे को बताओ पोस्टिंग क्लियर है क्या, कोई डाउट है इसमें?
कंफर्म, कोई भी एक आइटम नहीं समझा रहेगा बिंदास पूछने का, सारी चीजें क्लियर है। अब एडजस्टमेंट, अच्छा सॉल्व करते समय हम लोग पहले क्या सॉल्व करेंगे, तो एक एक एडजस्टमेंट में पढ़ते जाऊंगा और सॉल्व करते जाऊंगा। पहला एडजस्टमेंट पढ़ो, आई होप ये एडजस्टमेंट सभी को बहुत अच्छे से आता है। बताओ जल्दी से, पहला इफेक्ट किधर आएगा, तो हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय, ये अमाउंट कितना था, जरा अमाउंट देख के रखना है, तो बार बार मुझे स्लाइड करना पड़ेगा। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, बैलेंस शीट के कितना, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। अच्छा एक और चीज बता दूं, अभी रिवीजन चल रहा है तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक का है ना, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों देगा, कौन सा लेने का, ना कॉस्ट देखने का ना मार्केट देखने का, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, पॉइंट समझाना, क्या देखने का, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अच्छा चलो, अब क्लोजिंग स्टॉक के बाद दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रीशिएट बिल्डिंग 5% और दूसरा मोटर कार, चलो पहले जाके बिल्डिंग ढूंढो ना ऊपर जरा, मिला क्या बिल्डिंग, है ना, तो और उस पे परसेंटेज कितना है, तो जाके पहले असेट साइड पे हम लोग लिखेंगे, बट इसको इनर कॉलम में तुमको लिखना पड़ेगा, समझा ना, और उसमें से लेस करेंगे डेप्री, 5% निकालो जरा इसका, कितना आ रहा है 3000, जल्दी निकालो यार, 37 माइनस करके बताओ कितना बचेगा, माइनस करके कितना आ रहा था बताओ जरा, कितना, अच्छा और एक आइटम पे डेप्री था ना, किस पे था वो, मोटर कार का अमाउंट देखो ना क्या है, और उस पे डेप्री कितना परसेंट है, तो निकालो जरा 68,000 का 3%, जल्दी 20, जरा माइनस करके बताओ कितना बचेगा, जल्दी जल्दी जल्दी, ये सब काम थोड़ा फटाफट करना, 2040 माइनस करो जल्दी से, 65,960। अच्छा सुनो ना, इधर 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 भाई, अभी हो गया ना, तो आंसर इधर अभी देखने का फटाफट, चलो। अब ये जो डेप्रीसिएशन है इनका, ये एडजस्टमेंट है ना बेटा, तो इसका सेकंड इफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा, किधर दिखाओगे, ट्रेडिंग में या पीएनएल में, तो ये देखो मैंने तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे लाइन बना के रखा है, ये लाइन के नीचे तुम्हारा पीएनएल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पीएनएल के डेबिट में हम क्या लिखेंगे, 2 डेप्रीसिएशन। और एक चीज बच्चा, ये शॉर्टकट वगैरह है ना, सिर्फ मेरे को अलाउड है, आपको एग्जाम में पूरा पूरा डेप्रीसिएशन लिखना पड़ेगा और उसको प्यार से अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ डेप्री किस पे था, खाली डेप्रीसिएशन बस हो गया, क्या आप बोलो जल्दी से, पहला क्या था, बिल्डिंग पे कितना था 37, फिर दूसरा डेप्री किस पे था, मोटर कार पे कितना था 20, जरा इसका टोटल करो, 5790। एक मिनट, ये डेप्रीसिएशन वाला एडजस्टमेंट क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट दिया है तुमको, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर, अब जरा सुनना बच्चा लोग इधर देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बेसिकली इसका मतलब होता है न्यू आरडीडी। अब बेसिकली मैं न्यू क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जो ट्रायल बैलेंस में, भाई सब लोग जरा सुन लेना, जो बैड डेट्स और आरडीडी होता है वो ट्रायल बैलेंस में भी आ सकता है और एडजस्टमेंट में भी आ सकता है, और दोनों जगह पे आ सकता है। हाँ तो याद क्या रखने का मालूम है, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आरडीडी जो दिखेगा उसको ओल्ड बोलने का, और जो एडजस्टमेंट में दिखेगा उसको क्या बोलने का, न्यू। तो फिलहाल एडजस्टमेंट में तो अपन इसको क्या बोलेंगे, न्यू। और थोड़ी देर पहले मैंने इसका इफेक्ट समझाया था कि पहले अपने को इसको डेटर में से माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, जाके ऊपर डेटर्स ढूंढिए, 1,32,000, तो जाके हम लोग सबसे पहले, और डेटर एसेट में लिखते पता है ना, कितना था 1,32,000, फिर इसमें से हम माइनस करेंगे न्यू आरडीडी। देखा जाए तो इस सम में एक्चुअल में तुम सिर्फ आरडीडी लिख देते तो भी चलता,
बिकॉज पहले से ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया हुआ नहीं है। अब जल्दी से बताओ न्यू आरडीडी कितना था, 1800 था ना, माइनस करके बताओ बचेगा कितना, 1,30,700, ठीक है। अच्छा अगर न्यू बैड डेट्स होता तो आप पहले क्या माइनस करते हैं, फिर बाद में न्यू आरडीडी, ठीक है। फिलहाल तो सिर्फ न्यू आरडीडी था। अब ये जो न्यू आरडीडी है इसका बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, फ्यूचर प्रोबेबल लॉस, कि अपने को लग रहा है फ्यूचर में इतना पैसा डूब सकता है, ठीक है। तो आप उसको किधर दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस के, तो पीएनएल के डेबिट में। अब वहां पे एक फॉर्मूला याद रखने को मैंने बोला था, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी ऑन नो। जरा साथ में फिर से बोलना, पहले क्या आएगा, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। अब जो आइटम इसके चारों में से नहीं है ना उसको स्किप कर देने का, ठीक है। अब पहला मेरे को बताओ ओल्ड बैड डेट्स किधर से मिलेगा, ढूंढो, है क्या, क्वेश्चन तुम्हारे पास है ही नहीं ना। चलो ओल्ड बैड डेट्स देखो कितना है ना बेटा बच्चा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड बैड डेट्स कितना था। अच्छा न्यू बैड डेट्स है क्या, न्यू बैड डेट्स मतलब देख लो एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट्स, न्यू आरडीडी तो है ना बच्चा, और देख लो ट्रायल बैलेंस में कहीं पे आरडीडी नहीं है, मतलब ओल्ड आरडीडी नहीं है। तो यानी कि अपने फॉर्मूले में सिर्फ क्या आएगा, ओल्ड बैड डेट्स प्लस वो कितना था टोटल। अगर ओल्ड आरडीडी होता तो वो अपन माइनस करते थे, वो याद है ना, फिर से फॉर्मूला बोल रहा हूं सुन लेना, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। मेरे को बताओ ये चीज क्लियर है, पहले कोई डाउट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखना ध्यान से। प्रीपेड एक्सपेंस बोला है, प्रीपेड, और वहां पे मेंशन किया है क्या प्रीपेड है, तो पहले तो आपको वेजेस ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी था, और प्रीपेड उसमें से ऐड होगा कि लेस होगा ये 700, तो पहले हम लोग, और वेजेस किधर लिखते जल्दी बताओ, तो उधर है ना 3 लाइन छोड़ देना, वेजेस एंड सैलरीज क्या अमाउंट था, दोनों लिखने के कंपलसरी। हाँ बेटा दोनों साथ में लिखना ही पड़ेगा ना। प्रीपेड कितना है, तो 8,000। प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, प्रीपेड वेजेस कितना था 700, कोई डाउट है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। अभी प्रीपेड वेजेस के बाद नेक्स्ट एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है। अच्छा रिसीवेबल बेसिकली मतलब क्या हो गया भाई, आउटस्टैंडिंग है। अच्छा ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि इनकम है, रिसीवेबल वर्ड एक्सपेंस के लिए यूज होगा कि इनकम के लिए, तो ऑब्वियसली अपने को पहले तो इससे रिलेटेड इनकम ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट दिया था दीदी, रिसीवेबल पेएबल मतलब बाकी है ना, बाकी है मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो रिसीवेबल मतलब रिसीव हो गया कि बाकी आने का, रिसीव थोड़ी ना बोल रहा है, रिसीवेबल बोल रहा है ना। ये तो एक मिनट, ऊपर इंटरेस्ट कितना दिया है, अब इसमें जो भी आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, तो बेसिकली वो 1800 में से 900 रुपए आपको और ऐड करना होगा। तो पहले तो बताओ ये जो इंटरेस्ट है इसको कहां दिखाएंगे, कौन से क्रेडिट, पीएनएल के, तो पीएनएल के क्रेडिट में एक लाइन छोड़ देना ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, बाय इंटरेस्ट कितना दिया था, और उसमें ऐड करेंगे या तो आउटस्टैंडिंग लिखो या तो रिसीवेबल, दोनों चलेगा। कितना टोटल 2000। अब जल्दी से मेरे को बताओ ये जो तुमने अमाउंट ऐड किया है ये अमाउंट रिसीव्ड है कि रिसीवेबल है, तो असेट साइड पे आपको दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट कितना रिसीवेबल है, कोई डाउट इसमें, पक्का। तो विद दिस कहना ही से ऑल दी एडजस्टमेंट्स आर डन। अब अपने को सिर्फ क्या करना है, पोस्टिंग करना है। तो पहला सम प्रैक्टिस कर रहे तो इसके लिए मैं पूरा कर देता हूं। तो पहले आप देखोगे सबसे पहले तो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, बोलो किधर दिखाने का, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे पहली लाइन में हमेशा लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, क्या अमाउंट है देखते रहना फटाफट, बोलो कितना था भाई, अमाउंट पे आप लोग ध्यान रखना जरा। ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या था, वेजेस एंड सैलरी। ऑलरेडी एग्जाम में क्या करना मालूम है, एडजस्टमेंट करते समय जो जो आइटम तुम ऑलरेडी लिख दोगे ना उस पर टिक कर देने का,
तो टिक कर दोगे ना। डेटर्स हो चुका है, बैड डेट्स हो चुका है, परचेज किधर आएगा? तो टू परचेजेस, कितना है परचेजेस देख के बताओ, कितना था? 1,48,000। एक मिनट, यहाँ पे देखो परचेज रिटर्न भी है, तो हम लोग पहले परचेज दिखाएंगे 1,48,000 और उसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न विच इज 4,000, तो नेट फिगर 1,00,000। कोई डाउट है इसमें? चलो परचेज के बाद देखो नेक्स्ट क्या है। परचेज के बाद सेल रिटर्न, क्योंकि मोटर कार तो हो चुका है ना, तो सेल रिटर्न आप किधर लिखोगे बेटा? पहले उसके लिए आपको सेल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जरा सेल्स ढूंढो ना। और रिटर्न कितना है, रिटर्न वो भी देख के रखो। ओके, सेल कितना था? 1,84,000 और इसका रिटर्न कितना था? तो माइनस करके बचेगा कितना? 1,82,200। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सॉरी नेक्स्ट पोस्टिंग देखो किस चीज का है। बिल्डिंग हो चुका है। बैंक बैलेंस अमाउंट देख लो कितना है। तो बैंक बैलेंस क्या अमाउंट है बोलो? क्या बोला? 35,000। फिर उसके बाद क्या था? अच्छा, एडवर्टीजमेंट पे एक्चुअली एक हिडन एडजस्टमेंट है, वो मैं देखना भूल गया, नहीं तो मैं इसको भी पहले कर देता था। अब ये भी ध्यान से सुनना। देखो एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया है? 4,500 और उसके नीचे ब्रैकेट में एक हाईलाइट करके रखा है कि इट इज पेड फॉर 9 months ओनली। तो मेरे एक सवाल का जवाब देना बच्चा, साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। लेकिन बाकी किसी आइटम के बारे में नहीं बोला, बट इसके नीचे हाईलाइट करके रखा है कि भाई हमने एडवर्टीजमेंट सिर्फ 9 महीने का भरा है, तो साल में होता 12 महीना है, आपने पे किया 9 महीने का, तो कहना इसे 3 महीने का पे करना बाकी है। मतलब क्या है? तो 12 महीने में से अगर कुछ भी कम है ना, तो समझ जाना वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। मतलब अगर तुमको सिंपल मैं बताता हूं, तुमको अगर रेंट बोला और ब्रैकेट में बोला पेड फॉर 10 months, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 महीना पे करना बाकी है। पहले इतना समझा क्या कि भाई आउटस्टैंडिंग है, कैसे अमाउंट निकालेंगे वो तो सेकेंडरी है। पहले बताओ ये क्लियर है? अब अमाउंट निकालने का तरीका जरा समझ लेना। मुझे एक चीज बताओ, ये जो 4,500 ये कितने महीने का है? तो डिवाइड बाय 9 कर दो। डिवाइड बाय क्या कर दो? तो मेरे को बताओ डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 1,500 या 500? तो ये जो 500 तुमको मिला, ये तुम्हारा पर मंथ का फिगर मिल गया। ये समझा क्या? ये 1 महीने का फिगर मिल गया। बट मेरे को बताओ आउटस्टैंडिंग 1 महीना है कि 3 महीने है? तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो 3 महीने का अमाउंट कितना आएगा? 1 मिनट, ये 1,500 रुपया आउटस्टैंडिंग है, कैसे निकाला समझा? क्लियर है? देखो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जितने महीने का पेड है पहले उतने से डिवाइड करो तो तुमको 1 महीने का फिगर मिल जाएगा। अब 1 महीने का मिल गया तो जितने महीने का आउटस्टैंडिंग है उतने से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो जाके सबसे पहले हम लोग एडवर्टीजमेंट यहां लिखेंगे कितना भाई? 4,000 और इसमें आउटस्टैंडिंग कितना ऐड करेंगे? तो पूरे साल का कितना हो गया? अब जल्दी बताओ, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? लाइबिलिटी में। कैपिटल के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना, एक 7-8 लाइन, और उसके बाद लिखना आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। भाई तुम पूरा लिखना एडवर्टीजमेंट, एडीबीटी मत लिख देना। कितना एडवर्टीजमेंट आउटस्टैंडिंग है? 1,500। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट आइटम देखो। उसके बाद क्या था? कितना है? 5,000। तो ऑडिट फीस जाके पीएनएल में दिखाएंगे 5,000। ये उसके बाद दूसरा आइटम भी देखा था ना, प्रिंटिंग एंड, कितना था वो? देख लो 3,000 था वो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद नेक्स्ट क्या है भाई? कैपिटल है ना पहले तो कैपिटल किधर दिखाओगे? तो यहाँ पे कैसे लिखना है भाई? इसका प्रेजेंटेशन देख लेना। पहले आपको टकले पे हेडिंग देना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? पूरा लिखना पार्टनर्स, ठीक है? अब पहले पार्टनर का नाम क्या था? देख लो सीमा, और दूसरा, तो पहले आपको सीमा का कैपिटल लिखना है। कितना था? 1 लाख।
और फिर थोड़ी जगह छोड़ देना है, बिकॉज सीमा का अगर कोई ड्राइंग है तो वो सीमा में से माइनस होगा, कोई नेट प्रॉफिट है तो वो ऐड होगा, नेट लॉस है तो वो माइनस होगा। तो एक थोड़ा जगह छोड़ के फिर हम लोग लिखेंगे। दूसरी पार्टनर कौन थी? हाँ, कौन था? विवेक का कितना कैपिटल था? 1,20,000 था ना? ओके, तो भाई कैपिटल कैसे शो करना है समझा? अगेन आई एम रिपीटिंग, दोनों में गैप क्यों रखा है समझा ना? बिकॉज रिस्पेक्टिव पार्टनर का जो भी नेट प्रॉफिट है, जो भी नेट लॉस है, जो भी ड्रॉइंग है, वो सब उसमें से एडजस्ट करना है इसके लिए, ठीक है, इंडिविजुअल कैपिटल में से। चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या था? क्रेडिटर्स कितना है? 70। किधर दिखाओगे? 78। उसके बाद क्या था? सेल्स हो चुका है ना, परचेज रिटर्न भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, तो कहने से विद दिस अपना सारा पोस्टिंग भी खत्म हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा? तुम्हारा फेवरेट काम, बैलेंसिंग, बराबर ना? बैलेंसिंग करते हैं फटाफट, जरा फटाफट बताओ। काम बांट लो, पुरुष मंडल डेबिट का टोटल करो, महिला मंडल क्रेडिट का, जल्दी। हाँ भाई बोलो, क्रेडिट का कितना आया? एक मिनट, ये तुम लोग जो बोल रहे हो ये क्रेडिट का बोल रहे हो, बराबर है। क्रेडिट का कितना है? 2 लाख। और क्रेडिट का टोटल कितना है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्रेडिट का है ना? डेबिट का कितना है? डेबिट का 2 लाख 1,77,000। भाई सुनो सुनो, 65,000 था, 144 था, और 2,17,300। एक मिनट, अमाउंट समझा ना? अब इसका जरा डिफरेंस भी निकालो। 2,17,300 कितना होता है? तो अब सुनो इसको लिखने का तरीका। आपस में जो भी वार्तालाप है उसको बंद करो, पूरा कंसंट्रेशन मेरे को यहां चाहिए। देखो जो, क्योंकि मैं टोटल हर सम में नहीं बताऊंगा, ये एक ही बार बैलेंसिंग बताऊंगा। जो टोटल बड़ा है ना बेटा, वो टोटल के दोनों साइड लिखने का, मतलब यहाँ पे भी 2,22,200 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 2,22,200। और जो तुमने बैलेंस निकाला है ना, इस बैलेंस को हमेशा लोअर साइड पे दिखाने का। किधर दिखाने का? तो अपना फिलहाल लोअर साइड यही है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना? 4,900। और ये जो बैलेंस है इसको बोलने का ग्रॉस, समझा ना? और अगर डिफरेंस इधर आएगा तो ग्रॉस लॉस बोलने का, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है इसको नीचे पीएनएल में उतारने का, क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना? 4,900। पहले मेरे को बताओ, ये ग्रॉस प्रॉफिट का फंडा क्लियर है? अब जल्दी से पीएनएल को क्लोज करो फटाफट। 7,000। ये ऑब्वियसली इसका है ना, कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट ज्यादा दिख रहा है ना इसका? जल्दी बोलो, डेबिट में कितना है? 5,790। 6,000, 5,000 और कितना हो गया? 22,500। एंड क्रेडिट टोटल तो तुमने ओरली निकाल लिया होगा, बोलो कितना आता है? क्रेडिट टोटल कितना आता है? 7,000। तो अब इसमें से 7,600 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो मुझे एक चीज बताओ, ऑब्वियसली कौन सा टोटल इस बार बढ़ा है? 22,590, 22,000
अब बताओ इसका जो बैलेंस बचा है ये हायर साइड आएगा कि लोअर साइड? तो इस बार तुम्हारा क्रेडिट इज लोअर, समझा ना? तो 14,900 पॉइंट क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो तुमने निकाला है ये प्रॉफिट है कि लॉस है? और ये फाइनल लॉस है, तो इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे? बाय नेट लॉस। पॉइंट समझा ना? और ये जो भी लॉस है ये एक पार्टनर को मिलेगा या दोनों को बांटना पड़ेगा? यानी कि कौन कौन था पार्टनर? सीमा और एंड दे वर इक्वल पार्टनर ना, तो आधा आधा बांट दो, यानी कि डिवाइड बाय 2 कर दो। बोलो कितना होता है? 7495। एक मिनट, ये समझा? अब इसके बाद एक और पॉइंट याद रखना कि अगर नेट प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में ऐड होगा और नेट लॉस आएगा तो कैपिटल से माइनस होगा। फिलहाल क्या हुआ है? तो यहां से हम लेस करेंगे नेट लॉस, कितना? और इसमें से भी माइनस करेंगे नेट 74। चलो जल्दी से माइनस करो। 1,60,000 माइनस 7495 कितना बचेगा? 505। 1,20,000 में से ही माइनस करो, कितना बचेगा? 1,00,000। चेक कर लो बराबर है क्या? 1,12,505 राइट है। अब इसमें जरा असेट साइड तुम लोग चेक करो, जरा टोटल निकाल के दो असेट का। अमाउंट को 505 चेक करो असेट का टोटल जल्दी जल्दी। आ रहा है? तो फाइनली मिशन सक्सेसफुल। अगर ये हो जाता है तुम्हारा तो पूरे के पूरे 12 मार्क्स तुमको मिल सकते हैं, बशर्ते आपने सब चीज सही सही लिखी है तो। ठीक है, कोई डाउट शंका पंग? हाँ ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा गंदगी करोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस है। ठीक है, सीडी बीडी का शॉर्ट फॉर्म चलेगा, अकाउंट लिखने का जरूरत नहीं है।